और नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। किरियात शहर पर रॉकेट से हमला किया और हमले के बाद आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। ये देखिए तस्वीरें हमले के बाद जो सामने आई हैं। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने ये अटैक किया है और किरियात शहर पर रॉकेट से हमले किए हैं। हमले के बाद किस तरह से आग और धुएं की लपटें नजर आ रही है शहर के ऊपर, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले में किरियात में बड़ी तबाही मची है। रॉकेट हमले से कई मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद चीख पुकार तक मच गई। इजराइल के हमले से बौखलाया है हिजबुल्लाह और बौखलाहट में देखिए किस तरह से रॉकेट से हमला किया गया है। कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जैसे ही अटैक हुआ चारों तरफ चीख पुकार मच गई, हर तरफ आग लग गई। ये रॉकेट से अटैक किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 200 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं। 5 रेजिमेंट मुख्यालय और 20 ठिकाने तबाह हो गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, आइलेट, कत्सालविया और नफा यार्डन बेस पर अटैक हुआ है। बिल्कुल, और बताएं आपको कि गोलान डिवीजन के कमांड सेंटर पर भी ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है। तो देखिए एक के बाद एक ये हमले हुए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे, फिर युद्ध के इस नए स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। उनसे हमारे साथ हैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश सर, सबसे पहले तो यही समझना हम चाहेंगे, ये जो फ्रेश एपिसोड है इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में, ये क्या वाकई में वही युद्ध है जिससे सभी बचना चाह रहे थे? यानी कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से इस वॉर में शामिल हो जाएगा, इसकी शुरुआत हो गई है क्या? रवि, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये युद्ध जो है इजराइल और हमास से जो शुरू हुआ था और बाकी 3 तरफ से इजराइल लड़ रहा है फलस्तीनियों से, वो 9 महीने तक चल गया। लोग थक गए हैं। इजराइल की जो वॉर मशीनरी थी इतनी तगड़ी मानी जाती थी, वो इतने समय में भी हमास का खात्मा नहीं कर पाई है। विध्वंस कर दिया है शहर को। अभी उसकी टैक्टिक्स रही है चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारना, वो चल रहा है। तीसरी बड़ी बात, जो इस हमास के जो मेन सहयोगी हैं ईरान, उसके यहां भी आप देखेंगे कि चुनाव में थोड़ी तब्दीली आई है। चौथी बात, दुनिया परेशान है, सुएज कैनाल बंद है, सी लेन्स में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो समय एक आ गया है कि इसके ऊपर लोग जो लड़ाई कर रहे हैं और जो बाकी पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, इसको दूसरी नज़र से देखें, और वो शायद हम उसकी तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो जो आप लड़ाई देख रहे हैं फिलहाल सदर्न लेबनान में, वो शायद उसके पहले एक तेज जो हरकत होती है सीज फायर की तरफ बात जो बन रही है, उसके ऊपर उसका असर दिख रहा है। ये प्रहार है। बड़ी बात आपने कही, 3 बड़ी वजह आपने बताई कि क्यों ये युद्ध आगे चलकर और ज्यादा भड़केगा। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल ने की बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है और ये दक्षिण लेबनान में हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं इसकी, और ये तस्वीरें बता रही है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिण लेबनान का इलाका ही बॉर्डर से सटा हुआ है और जो इजराइल की एयरफोर्स है उसने एयर स्ट्राइक की है। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने किरियात शमोना में रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमले से कई इलाकों में आग लग गई, कई जगहों पर आग और धुआं नजर आ रहा है। किरियात शमोना पर यह अटैक किया गया, रॉकेट से ये हमले किए गए। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट पावर है और पूरी एक श्रृंखला है रॉकेट से इजराइल के ऊपर हमले करने की, और उसी का शायद एक डेमोन्स्ट्रेशन है किरियात शमोना पर रॉकेट दागे हैं।
और एक और ब्रेकिंग न्यूज, किरियात शेमोना में हमले में 2 आईडीएफ सैनिक घायल हुए हैं। घायल इजरायली सैनिकों को अस्पताल भेजा गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने नहारिया शहर का दौरा किया है। और एक और बड़ा अपडेट, मोसाद की 58वीं डिवीजन का दावा, शाजिया में मार गिराए करीब 100 आतंकी। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है मोसाद जिसने 100 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के निशाने पर हिजबुल्लाह के कौन कौन से बड़े ठिकाने इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेबनान में इजराइल के टॉप टारगेट्स पर इस वक्त क्या है। ऑन बातें ये जगह बेका, माउंट लेबनान, बेरूत, इसके अलावा कैसरवान जबेल, बालबेक हेरमिल और अक्कर, ये जगहें हैं जो इस वक्त इजराइल के निशाने पर हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि क्या है इजराइल का लेबनान प्लान भी। बिल्कुल, इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। लेबनान को लेकर इजराइल ने क्या रणनीति बनाई है, कुछ बड़ी बातें उससे जुड़ी हुई। देखिए, शुरुआत में लेबनान पर सीमित बमबारी की योजना है कि यानी कि शुरुआत करेंगे एक लिमिटेड अटैक के साथ। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एयर स्ट्राइक की भी योजना है जो हमें दिख भी रही है। जी, और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ये बड़ा ऑपरेशन है जो साउथ लेबनान में आगे बढ़ाने की कोशिश है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। लेबनान को हिजबुल्लाह मुक्त कराने की तैयारी भी की जा रही है ताकि पूरी तरह से ये जो नॉन स्टेट एक्टर है वो हट जाए। लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जे की रणनीति भी बनाई जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो साउथ लेबनान में तैयारी चल रही है इजराइल की, देखिए बॉर्डर पर तो युद्ध शुरू हो चुका है, ये बात जग जाहिर है कि अब ये और भड़केगा ही, लेकिन आप कैसे देखते हैं स्ट्रैटेजी को कि लेबनान से हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना है और लेबनान में जो सही है, जो सही ग्रुप है, जो लोग हैं उन्हें बचाने की एक तरह से कवायद इजराइल ने आगे बढ़ाई है। देखिए, इजराइल ने जो तैयारी कर रखी थी और 7 अक्टूबर से जिस तरीके से इजराइल ने हमास पे लगातार हमले किए और गाजा पट्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, उसी के तहत उसने अपने नॉर्दर्न इजराइल में भी मोबिलाइजेशन किया था। और पिछले कुछ दिनों में योव गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे गए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, हम पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहे हैं, लेकिन हमारी डिफेंसेस तैयार हैं। तैयारी पूरी की थी इजराइल ने लेबनान पे हिजबुल्लाह पे अटैक करने के लिए। देखिए, जहां तक इजराइल के सिक्योरिटी इश्यूज का सवाल है, हमास को आपने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर रखा है। खात्मा तो नहीं किया है, लेकिन काफ़ी हद तक उसके ऊपर आपका काबू है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं अब हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू हो सकती हैं। आपका नॉर्दर्न इजराइल का जो बॉर्डर है वो हमेशा से ससेप्टेबल है गोलन हाइट से, तो अब इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल चाहता है कि इसके पहले सीज फायर लागू हो, हिजबुल्लाह के भी लीडरशिप और उनका जो लड़ाई लड़ने के तरीका, उनका जो वॉर वेजिंग मशीनरी है, जो उनके साइड्स हैं, उनको स्ट्राइक किया जा सके। जिस तरीके से आपने 8-10 लोकेशन का जिक्र किया, उसको अगर इजराइल इंप्लीमेंट कर देता है तो सदर्न लेबनान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह का जो फाइटिंग पोटेंशियल है उसमें उसको कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह को हमास से कंपेयर करना या वही टेम्पलेट लगाना गलत होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह, क्योंकि देखिए ये जो हमने स्ट्रैटेजी बताई, आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे इजराइल की तरफ से, इसका काउंटर भी हिजबुल्लाह लंबे समय से तैयार कर रहा है और इसमें देखिए ईरान की भी मदद है। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट की बारिश शुरू कर दी है। जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट पावर है, एरियल अटैक की क्षमता है। आईडीएफ के कमांड पोस्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने और हिजबुल्लाह के हमले का इजराइल ने जवाब दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए। इस वक्त हम आपको 2 वीडियो दिखा रहे हैं, एक हिजबुल्लाह के हमले की तो दूसरा वीडियो है इजराइल के अटैक का। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि दोनों तरफ से कैसे एक दूसरे के ऊपर हमले तेज किए गए। तो ये तीसरा वॉर फ्रंट होगा दुनिया में और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि लेबनान पर इजराइल ने दागा फॉस्फोरस बम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, फॉस्फोरस बम से लेबनान के योमोर पर अटैक हुआ है। योमोर में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। फॉस्फोरस बम से हिजबुल्लाह का जो हथियार डिपो है वो भी खाक कर दिया गया। फॉस्फोरस बम से 1250 हेक्टेयर इलाका जल गया है। फॉस्फोरस बम क्या होता है आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरस बम के अटैक की तस्वीरें हैं। 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 फॉस्फोरस बम के अटैक
यही हथियार बनाया गया और यही अटैक किया गया फॉस्फोरस बम से। واحدة تاني كمان। अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध का फॉस्फोरस इफेक्ट क्या है। इजराइल के फॉस्फोरस बम अटैक पर लेबनान के मंत्री ने बयान देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। लेबनान के मंत्री नासिर यासीन का बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली फॉस्फोरस से लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। दक्षिण लेबनान का 1250 हेक्टेयर का ये जो पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, वो जल गया है फॉस्फोरस बम से। आईडीएफ ने बॉर्डर वाले इलाके पर कब्जे के लिए हमला किया है। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र में फॉस्फोरस हमले की शिकायत भी कर दी है। इसी बीच लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो तेल अवीव पर बड़े हमले होंगे, ये मंत्री का कहना है। लेबनान के मंत्री नासिर यासीन का फॉस्फोरस बम से हमला मानवाधिकार के खिलाफ है, इसका उल्लंघन है, ये भी कहा है। कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं फॉस्फोरस हमले से जुड़ी हुई। रवि के पास चलते हैं। बिल्कुल, देखिए लेबनान में फॉस्फोरस हमले का सच क्या है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए दावा क्या है, इजराइल ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, ये दावा है। और कहां? तो लेबनान के यहमोर पर यह हमला किया गया, फॉस्फोरस बम से अटैक किया गया, विमानों के जरिए इस बम का इस्तेमाल किया गया, इसको ड्रॉप किया गया। और फॉस्फोरस बम क्या है, क्या इसका कॉम्पोजिशन है? देखिए फॉस्फोरस रबर का बना हुआ होता है, इससे और खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? तो ऑक्सीजन को बिल्कुल सोख लेता है, तो एक तरीके से आसपास जितना भी एरिया वो कवर करेगा वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और धुएं का गुबार बनता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो लोग भी इसके रेंज में या इसकी चपेट में आएंगे, धुएं की तरह पूरे इलाके में फैल जाता है। दम घुटने से लोगों की मौत होती है, यानी मास डिस्ट्रक्शन होता है और तेजी से आग पकड़ लेता है। हड्डी तक को भेदने में ये सक्षम है, इसीलिए इसको खतरनाक माना जा रहा है। कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव देखा जाता है। ये सारी बातें, बड़ी जानकारी इस बम को लेकर, देखिए जरूरी बातें भी देख लीजिए। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, प्रतिबंध है, रोक है, जिसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। 1977 में जेनेवा कन्वेंशन में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये तमाम बड़ी बातें फॉस्फोरस बम को लेकर। हमारे साथ कैप्टन श्याम भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कैप्टन श्याम, ये तो एक्सपेक्टेड है कि जितने खतरनाक हथियार होंगे दोनों तरफ से, उसका इस्तेमाल आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन इस बार क्या लेबनान से युद्ध करना इजराइल के पास ज्यादा खोने की सिचुएशन में उसे ले आएगा? मतलब कि लेबनान हिजबुल्लाह ज्यादा डीप हिट कर सकता है इजराइल को, वो सक्षम है? आपको लगता है ऐसा? रवि, 9 महीने की इस लड़ाई में जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कि वो हमास का खात्मा करेंगे और हॉस्टेजेस छुड़ाएंगे, तो हॉस्टेजेस अभी छुट नहीं पाए हैं और हमास करीब करीब डिसमिनेट हो चुका है। तो मैंने आपके स्टूडियो से निधि के साथ एक वीडियो रिलीज किया था जहां हमने 6 रीजन्स बताए थे कि हिजबुल्लाह लेबनान पे अटैक क्यों नहीं करेगा। अब ये 9 महीने के बाद मैं उसे एक नया एंगल देता हूं कि आज भी हिजबुल्लाह अटैक नहीं कर रहा। एक्चुअली इजराइल अपने रास्ते प्लान के हिसाब से चल रहा है और उसने अपनी पकड़ हमास पे बना ली और अब हिजबुल्लाह पे वो रखेगा। फिलहाल नॉर्दर्न इजराइल में वो एक डिफेंसिव पोस्चरिंग में थे, कैलिब्रेटेड अटैक्स हो रही थी दोनों तरफ से 9 महीने में। अब उनके सैनिक राफा से निकल सकते हैं इजराइल से और नॉर्दर्न बॉर्डर पे जाके लेबनान से लड़ सकते हैं। मैं बताऊं आपको, हमास उनका अंदरूनी खतरा है तो हिजबुल्लाह उनका ये देश के बाहर का खतरा है, और अगर उसको वो डिसमिनेट कर रहे हैं हमास को, तो हिजबुल्लाह भी उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। तो आज न कल उन्हें ये 1.5 लाख हिजबुल्लाह की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उससे भी निपटना ही होगा। तो उन्होंने उसके कमांडर को मारा, अब उसके चुन चुन के लोगों को मारेंगे। तो ये प्रोवोकिंग स्टाइल इजराइल का शुरू किया हुआ है। हिजबुल्लाह फिर भी नहीं लड़ता, लेकिन ये 200 रॉकेट और ये ड्रोन्स का अब जवाब आपने आज बताया है, टैक्टिक्स बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है। लेबनान एक्चुअली लड़ना नहीं चाहता, सीरिया में प्रॉब्लम्स हैं और लेबनान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। नदर्न लेबान में लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करते, वहां के राष्ट्रपति भी इनको नहीं करते, लेकिन ये लोग मर्सनरी हैं, ये ईरान से सपोर्टेड है। कैप्टन शाम, एक बड़ी बात आपने कही कि ये इजराइल के शायद प्लान बी में था कि हमास से लड़ाई के वक्त हिजबुल्लाह पर भी अटैक होगा और इसीलिए इतने दिनों की प्लानिंग चल रही थी। एक और बड़ी खबर जल्दी से मैं आपको बता दूं, शेजाया में इजरायली पैराट्रूपर्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पैराट्रूपर्स ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। गाजा का पड़ोसी जिला है शेजाया। और अब ये भी बताते हैं कि उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह के टॉप टारगेट पर कौन कौन सी बड़ी
जगहें हैं, निशाने कौन कौन से इलाके। ये देखिए वो पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और पहला स्थान जो हमने दिया है वो देखिए शमोली गैलिली, लहारिया, माउंट डोव, मैतुला, शुबा हिल्स, उत्तरी, ये हमने आपको बताया वो इलाके जो उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के टॉप टारगेट पर हैं और हिजबुल्लाह के खास टारगेट पर रहे हैं। यहाँ हिजबुल्लाह बड़े हमले करता रहा है। अब चूंकि युद्ध की आग ऐसे तरीके से भड़की है पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में ये हमले और तीव्र हो सकते हैं और तेज हो सकते हैं। जी हाँ, ये इजराइल लेबनान की खूनी जंग है जो शुरू हो चुकी है। और आपको ये बता दें कुछ डिटेल में जानकारी, अब तक 7,400 हमले हुए हैं। इजरायली हमले जो हुए हैं 6,142 इजरायली हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के जो अटैक हुए वो 1,258 हिजबुल्लाह के अटैक हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक जो नुकसान हुआ है जान का वो 564 की मौतें हो चुकी हैं। लेबनान में 543 मौतें और इजराइल में 21 मौतें। तो नुकसान लेबनान को ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर मैं ब्रिजेश जी आपके पास आऊं तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि जो अब तमाम मुल्क हैं वो ये अब डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे साथ देना है, क्योंकि अगर इजराइल इस बात के लिए इस बात के अप्रोच से आगे बढ़ रहा है कि लेबनान से हमें हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना है, तो कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, इजराइल को इसमें बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है अमेरिका इस हिजबुल्लाह के अटैक में पूरी तरीके से इजराइल का साथ ना दे। तो इसके इंडिकेशन भी आ रखे हैं। अमेरिका में वहाँ इलेक्शन ड्यू है, एक तरफ पीस प्रोसेस की बात चल रही गाजा पट्टी पे, जो फिलिस्तीनियों ने पीस प्रपोजल दिया है उसके लिए इजराइल के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं वो कतर जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का मामला इंटैक्ट है। मेरा मानना है कि इजराइल इसी दौर में हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ना चाह रहा है, इसलिए वो अपने हमले जारी रखेगा। एक तरफ पीस की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को निशाने पे ले रखा है। कितना सपोर्ट इसको यूरोपियन नेशन देंगे, अमेरिका देंगे? अमेरिका वर्ल्ड के सामने बोलता तो जरूर पीस की बात है, हिजबुल्लाह के को अटैक ना करने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पीस का इशू उठाया है। ये सवाल तो वैसे ब्रजेश जी से था, लेकिन ब्रजेश सर ये इस पूरी सिचुएशन, मतलब कि अब देखिए कि इजराइल अपनी स्ट्रैटेजी से 1 बाय 1 बढ़ रही है। जो ट्रिपल एच हैं इसमें हूती भी हैं, हिजबुल्लाह भी हैं और हमास के साथ तो वो डील कर ही रहा था। पीस मेकर कोई दिख रहा है आपको? मतलब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वॉर फ्रंट जहां जहां है, पीस मेकर जो थे वो फेल हुए हैं। ये तो और ट्रेडिशनल इसकी पूरी हिस्ट्री रही है इस वॉर की, इसका अपना एक हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है। आपको कहीं कोई पीस मेकर दिख रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगठन या देश जो ट्रूस क्रिएट कर सके, शांति ला सके? देखिए, मेरी समझ से तो दुनिया परेशान हो रखी है। दो वॉर जो सिमिल्टेनियसली चल रहे हैं, एक सुपर पावर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो 3 साल से ऊपर हो गया है, और दूसरा जहां हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं। इजरायली की मशीन भी जो थी वो हमास को बर्बाद नहीं कर पाई है। लोग परेशान हैं, और इस करके ये जो हरकत आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह के सामने, ये मेरे ख्याल है लास्ट बिट ऑफ एक्शन है, क्योंकि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता। लड़ाई एक जरिया है वेरियस पार्टीज को इकट्ठे बैठाने का, और वो मैं समझता हूँ हो रहा है। याद होगा लोगों को कि 31 मई का जो प्रपोजल रहा है यूएस का, सीज फायर का, शांति का, वो उसने कुछ स्पीड पकड़ी है कल परसों के दौरान, जबकि जो बैकर्स हैं यूएसए, इजिप्ट और बहरीन, और दोनों पक्षों के बीच में इजराइल और हमास के बीच में बातचीत चल रही है। और देखा ये गया है, हमास ने जिस चीज़ पर अड़ंगा लगाया था कि इजराइल हमें लिख करके दे दे कि हम शांति बहाल करेंगे, उससे वो मान गए हैं कि बिना लिखे ये काम हो जाएगा। तो देख ये रहे हैं कि जो पीस का फ्रेमवर्क है वो करीब करीब तैयार है, लेकिन अभी डेडिकेट स्टेज में है। और फिलहाल तो ऐसा लगता है ब्रजेश सर कि पीस की बातें धूमिल सी नजर आती हैं, क्योंकि ये चिंगारी भर है जो बॉर्डर पर इस वक्त भड़क रही है, और युद्ध के संकेत हैं कि और भड़केगा यहाँ से। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजराइल का एक और बड़ा हमला। लेबनान के उमर अल शफी इलाके में अटैक हुआ है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। इजरायली हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई।
उधर लेबनान में इजरायल का हवाई हमला। आईडीएफ ने लेबनान पर 5 मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ ने लेबनान के ज़रैत पर 2 मिसाइलें दागी। लेबनान के माउंट डोव इलाके पर 3 मिसाइलें दागी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने को टारगेट किया है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर पर आईडीएफ का अटैक। आईडीएफ ने मरकाबा इलाके में निशाना बनाया है। ड्रोन से लोकेशन ट्रेस के बाद हमला किया गया है। आईडीएफ ने इमारत को मिसाइल से उड़ाया है। इजरायली मिसाइल हमले में इमारत ध्वस्त हो गई। और वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमास के बाद इजरायल की भिड़ंत हिजबुल्लाह के साथ हुई तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह की ताकत। अब वो ताकत क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो हिजबुल्लाह की ताकत पर एक नजर डालते हैं बिग बॉल के माध्यम से। कुछ फैक्ट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लड़ाकू जवानों की बात करें, फाइटर्स की बात करें, 50,000 के करीब उनके पास फाइटर्स हैं। रिजर्व जो कैटेगरी के लड़ाके हैं वो 25,000 हैं। और गाइडेड मिसाइलों की बात करें, 400 गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास। लेकिन इसका मतलब कि ऑर्गेनाइज तरीके से ठीक ठाक ताकत है उनके पास चैलेंज करने के लिए। जी हाँ, और इसके अलावा अनगाइडेड मिसाइल 1,20,000 है, रॉकेट और ड्रोन 2 लाख है। तो हिजबुल्लाह की ताकत भी कम नहीं है जो कि सामने आ रही है। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। कैप्टन शाम, अगर आप इस बात को आंक सके कि इस वक्त हिजबुल्लाह कितने मजबूत पोजीशन पर है। देखिए, एक तरफ हमास था जिससे इजराइल अब भी लड़ रहा है उससे। आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट हिजबुल्लाह है, लेकिन हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट भी मिल रहा है और गाए बगाए उनकी ताकत बढ़ रही है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे परिस्थिति देखते हैं आप? हिजबुल्लाह एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो HHH का एक एलिमेंट है और ईरान से सपोर्टेड है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर ने अभी, कासिम ने जो बयान दिया है, उनका यह कहना है कि युद्ध विराम आप कर रहे हैं। जो दोहा में मीटिंग हुई अभी, मोसाद के चीफ वहां गए थे और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कोई घटना नहीं बताई है इसे, क्योंकि वो जो वापस आ गए हैं और वो कहते हैं कि युद्ध विराम अनौपचारिक ढंग से करेंगे। पर कासिम का कहना है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है कि आपने सीज फायर अनौपचारिक ढंग से किया और आपकी सेना भी आप निकाल लो अगर राफा से और सदन गाजा से, फिर भी वो इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि दोबारा गाजा पे अटैक नहीं होगा। इसलिए हम लगातार इजराइल से लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, इराक में जो एक मिलिशिया है कैस अल खजली, जो शिया सपोर्टेड है और ईरान का सपोर्टर है, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर लेबनान से लड़ता है इजराइल तो हम अमेरिका के हितों की, जो वेस्टर्न एशिया में जो भी उनके हित हैं, वहां पे वो अटैक करेंगे। तो ये बात बढ़ती जा रही है और कहीं क्लियर विजन नहीं निकल के आ रहा कि इजराइल रुकेगा, क्योंकि इजराइल को आंतरिक खतरा जो था उसको उन्होंने कर दिया। अब जो बाहरी खतरा हिजबुल्लाह है, जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसा आपने बताया और मैंने भी बताया था, और उसको सपोर्ट है बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि जब हमास के साथ इस कॉन्फ्रंटेशन में इजराइल को इतना लंबा वक्त लगा तो हिजबुल्लाह के साथ कितना लग सकता है। और अभी तो रूस और यूक्रेन का एक एग्जाम्पल इजराइल के सामने है कि कितना लंबा वॉर चल सकता है। शरदेंदु सर, जैसा कि ब्रजेश सर कह रहे थे कि एक पीस का फ्रेमवर्क तो बना हुआ है, लेकिन वो कितना फीजिबल होगा, कितना वो जमीन पे उतरेगा, ये अपने आप में एक आशंका है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कैटलिस्ट कौन होगा? और खासकर जो अरबिक कंट्रीज हैं, क्या इनकी कोई बड़ी भूमिका आप देखेंगे या देख सकते हैं, या फिर वो सिर्फ मियर एक्सपेक्टेटर हैं? बोलते तो बहुत कुछ है। आप टर्की का एग्जांपल ले लीजिए, वो बोलता बहुत है, लेकिन हम देखते हैं कि हथियार वो हर तरफ सप्लाई कर रहा है। तो क्या आपको लगता है अरबिक कंट्रीज का कोई रोल इस फ्रेमवर्क में है? क्या वो कोई प्रपोजल जो एक्चुअल पॉसिबल है वो ला के रख सकते हैं? देखिए, जितने अरबिक नेशन है उनमें एक तरीके की होड़ है कि मिडिल ईस्ट की लीडरशिप कौन करेगा, और इसके 2 बड़े कंटेंडर है, एक सऊदी अरेबिया और एक ईरान। दोनों की जो संस्थाएं, एक सुन्नी डोमिनेटेड और एक शिया डोमिनेटेड, इस तरीके की व्यवस्था है और दोनों इस एरिया में डोमिनेट करना चाह रहे हैं। और तीसरा, क्यों नहीं इजिप्ट या जॉर्डन या सऊदी अरब क्यों नहीं खुल के सामने आ रहा है? उनकी वजह ये कि वो अपने धरती पर युद्ध नहीं चाहते हैं। पहला, अमेरिका के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी है। दूसरा, वो ईरान को कॉर्नर करना चाहते हैं।
हो, और तीसरा वो चाहते हैं कि अगर हमास के साथ खड़े होंगे तो शायद उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सारे के सारे नेशन मिडिल ईस्ट के अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन बना हुआ, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इजिप्ट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसका देखिए व्यापार अफेक्टेड है, सुएज कनाल से आज की डेट में कम कॉमर्शियल शिप जा रही हैं, जिससे उसका रेवेन्यू कलेक्शन कम है, लेकिन फिर भी वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। वो अमेरिका के साथ है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के गुड बुक्स में बना रहना चाहता है और हमास के जो स्ट्रगल है उसके ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो मेरा मानना है कि खुल के सामने नहीं आ रहा है। खुल के सामने आने वाले देश जो हैं वो लेबनान है, जो इराक के जो लड़ाके हैं नॉर्दर्न इराक में वो सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ईरान के जितने जो प्रॉक्सीज हैं वो तो खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन इजराइल का जो सपोर्ट है उसका डायरेक्ट सपोर्ट यूरोप से और अमेरिका से बना हुआ। मिडिल ईस्टर्न कंट्री के सेंटिमेंट्स जरूर इन्वॉल्व हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। खुल के नहीं आ रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है। बड़ी बात आपने कही। और आगे बढ़ते हैं, अब एक और मोर्चे की तरफ ले जाते हैं जो युद्ध का मोर्चा है। खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी हुई है। रूसी कब्जे वाले खेरसोन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। खेरसोन में रूसी कमांड पोस्ट पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले से रूसी बेस में आग लग गई और रूसी बेस में लगी आग जंगल तक फैल गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये पूरा जंगल का इलाका है। जिस बेस में आग लगी, रूसी बेस में, वो आग बढ़ते हुए धधकते हुए पूरी जंगलों तक फैलती हुई दिख रही है। तो ये इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर सबसे बड़ा अपडेट है। और वहीं यूक्रेन के चासिव यार में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। चासिव यार में अब तक 1 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। चासिव यार में सैकड़ों रूसी टैंक खाक हुए हैं। रूस की तबाही को लेकर पश्चिमी मीडिया का यह दावा है। तो ये पहली बात नहीं है कि जब पश्चिम मीडिया ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। चासिव यार में को लेकर यह दावा है कि यहां पर करीब 1 लाख सैनिक रूस ने गंवाए हैं अब तक युद्ध में। और यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर चासिव यार पर निर्णायक लड़ाई इस वक्त चल रही है। यहां यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हट रही है। आइए देखते हैं चासिव यार में आखिर हो क्या रहा है। पुतिन का जो ऑपरेशन चासिव यार है, रूस को कितना बड़ा नुकसान है ये आपको बताते हैं। रूसी सेना ने अप्रैल में चासिव यार की घेरेबंदी शुरू की थी। स्ट्रैटेजिकली ये फैसला लिया गया। चासिव यार पर कब्जे के करीब पहुंच गया था रूस। बिल्कुल। और देखिए यूक्रेनी सेना अपने पोजीशन से पीछे हटी और 2 महीने तक रूस यूक्रेन के बीच यहां पर जंग होती रही कब्जे की। जी हां, जंग में यूक्रेन की तरफ से रोबो आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया और एडवांस हथियार। रूसी हमले में चासिव यार को भारी नुकसान हुआ है। ये चासिव यार पर कब्जे को लेकर पश्चिमी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। वेस्टर्न मीडिया जो है वो बड़ा दावा कर रही है। ये दावा कर रही है कि चासिव यार में 1 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। बिल्कुल, ये दावे पहली बार नहीं है, लेकिन चासिव यार को लेकर ये बड़ा दावा एक बार फिर से सामने आया। और देखिए रूस यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। जी हां, यूक्रेन पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा है पुतिन ने। कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता, रूस युद्ध का समाधान चाहता है। पूर्वी यूक्रेन से सेना हटाए ज़ेलेंस्की, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया से वापस जाए यूक्रेनी सेना। तो ये कहा है पुतिन ने और सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया युद्ध के। ब्रजेश सर, एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा इस पूरे वॉर में, क्या वाकई में पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो? जिस तरह के वो प्रपोजल देते हैं, जिस तरह का प्रस्ताव देते हैं ज़ेलेंस्की को, वो शायद ही कोई लीडर एक्सेप्ट करे। देखिए, उनकी तो हालत डे 1 से थोड़ी खराब चल रही है। ये सोचा था लड़ाई 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो 3 साल के आसपास चल रही है। वो थक गए हैं, उनके पास भी हथियार और सामग्री पूरी नहीं है। नॉर्थ कोरिया से एमुनिशन ले आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो। ज़ेलेंस्की तो ऐसे ही परेशान है, उनके पास सोल्जर्स नहीं है लड़ने के लिए। मगर करे क्या करे, ऑनरेबल एग्जिट की मांग है दोनों तरफ से, और वो शायद मिल नहीं रहा है। मे बी नवंबर में जब इलेक्शंस अमेरिका में ख़त्म होते हैं उसके बाद हो या उसके पहले, ये तो देखना ही पड़ेगा। मगर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों देशों की एक दूसरे को और ख़त्म करने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। स्टेटस कोइस्ट है, ट्रेंच वॉरफेयर की लड़ाई है।
कुछ सैनिक इधर मारते हैं, कुछ टैंक उधर गिराते हैं, कुछ मिसाइल इधर दागते हैं। बस इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। कोई डिसाइसिव वॉर नहीं संभव है और इस वजह से वार्तालाप ही एक जरिया है। तो वार्तालाप का इंतजार है दोनों देशों को। क्या सच में आपको लगता है ब्रिगेडियर शरदेंदु वार्तालाप एक जरिया है, या फिर ये युद्ध कुछ सांसें गिन रहा है अपने अंतिम चरण में, कि ऐसा लग रहा है कि बस दोनों ओर से कोशिश हो रही है कि ये युद्ध बना रहे? देखिए, जब डिप्लोमेटिक मिशन फेल होते हैं तो युद्ध किया जाता है और युद्ध एक कंडीशन क्रिएट करता है जिससे आप वार्तालाप की टेबल पे आए। और ये वार्तालाप के सिचुएशन तो हमेशा बनी रहती है। युद्ध कभी कोई परमानेंट सोल्यूशन किसी का होता नहीं है। जहां तक रशिया जो पीस प्रपोजल बार बार दे रहा है कि 4 स्टेट से यूक्रेन की सेना वापस जाए और हम इंश्योर करेंगे कि यूक्रेनी सैनिक का हम सिक्योरिटी देंगे और वो विड्रॉ करेंगे, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम यूक्रेन से ही कैसे विड्रॉ करें, ये तो मेरी जमीन है। तो इस तरीके का स्टेलमेट है। देखिए, इसका युद्ध का अंत मेरा मानना है कि जब अमेरिका में रिजीम चेंज होगी, यूके में चेंज हो रखा है, अमेरिका में चेंज होगा, तो एक नई सोच के साथ ये वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ेगा। तब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये युद्ध रुकेगा। तो आप कह रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बदलेगा तो शायद इस युद्ध का कोई हल निकले, क्योंकि ये दोनों देश और लीडर तो कम से कम कोई फिजिबल रास्ता अभी तक नहीं बना पाए हैं।